सो हेलो एंड वेलकम टू मी और चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के एक न्यू फंड ऑफर के बारे में, जो कि हमारा एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसके बारे में हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। और ये बिल्कुल अनबाइस्ड रिव्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि ये एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड है, यानी कि इनका जो फोकस होने वाला है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो मैन्युफैक्चरिंग से आपको लग रहा होगा कि एक तरह का थीमेटिक फंड है, पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कैच है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग फंड्स होते हैं, असल में इनके नाम से तो लगता है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने वाले, तो ये थीमेटिक हो गए, मतलब कि थोड़ा रिस्कियर हो गए। लेकिन ज़रा आप मुझे बताइए कि जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, वो मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में नहीं होता है? अगर आप थोड़ा सोचेंगे और समझेंगे तो आप बोलेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आईटी सेक्टर के अंदर और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स, इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इतना फोकस नहीं होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या होता है, आपको सर्विस देना होती है, फाइनेंशियल चीज़ें करनी होती है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आईटी की बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह को डेवलप करने के बारे में दिखा जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा आईटी के अंदर और बैंक्स के अंदर यहाँ पे आपका फोकस जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं होता है। इसका फोकस होता है सर्विसेज के ऊपर, कि आप कितनी अच्छी सर्विस दे पाते हैं, आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। इसके अलावा आप कोई भी सेक्टर के नाम ले, आप चाहे ऑटो बोले तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप एफएमसीजी सेक्टर बोले वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद आप फार्मा बोले तो फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपको दवाइयाँ बनानी होगी, ड्रग्स, मेडिसिन्स। उसके बाद आप पावर सेक्टर्स बोले, स्टील वगैरह बोले, तो ये सी चीज़ इन सब जगह पे भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग एक फंड को पकड़ते हैं, इसका मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि वो सिर्फ थीमेटिक है। यहाँ पे जो इनका जो फंड है, इनका फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो है, और मैन्युफैक्चरिंग से ही वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर ले रहे हैं अपने जो भी उनका स्ट्रैटेजी है, उनका जो अप्रोच है, वो सभी सेक्टर को कवर करने का है, क्योंकि हर एक सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस फंड में मुझे सबसे यूनिक बात यही लगी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो फंड्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दिखा जाए तो अपने आप में वास्ट होते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फंड की जो सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि ये इतना ज़्यादा वास्ट है कि ये मोस्ट ऑफ द मार्केट सेगमेंट जो है वो कवर कर लेते हैं। तो इस फंड में ऐसा क्या यूनिक है, ये जानने के बाद जरा हम समझते हैं कि आखिर हमें इस फंड को और ज़्यादा प्रेफर क्यों देना चाहिए, प्रेफरेंस। तो यहाँ पे एचडीएफसी ने कुछ डेटा शोकेस किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो करंटली अभी जो जीडीपी है वो हमारा $3353 बिलियन के आसपास है, जो कि अभी से 6 साल बाद, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ये हमारा डबल होने का एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे जो जीडीपी हमारा डबल होने की एक्सपेक्टेशन है, तो उन्होंने बताया है कि जो बाकी कंट्रीज जो कि अभी मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी ज़्यादा हब बन चुके हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया चाइना का, कि जो हमारा चाइना है वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है अभी, और उसका जब स्टार्टिंग में जब वो हब नहीं बना हुआ था, जब वो मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा नहीं करता था, तो उसका जीडीपी का जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 10% के आसपास था। तो उन्होंने बताया जब उनका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ 10% था, जब वो इतना अच्छा ग्रो नहीं करे थे, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बने थे, और अब का उन्होंने बताया कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं, यानी कि बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं, तब उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो चुका है। तो उन्होंने बताया कि पहले 10% था, अब 32% हो चुका है, मतलब लगभग यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया है। तो ये यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जो कंट्री पहले मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं थी तो कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, लेकिन अब जब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई, यानी कि उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो भी 3 टाइम्स हो गया, यानी कि यहाँ पे 10% जो अप्रोक्सीमेटली था वो 30 हो गया। इतना ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन एक सेक्टर में इंक्रीज होगा, तो यानी कि उस ये जो फंड है, ये जो फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इन फंड की जो परफॉर्मेंस होगी वो भी उसी की तरह फिनोमिनल हो सकती है। अभी इंडिया की बात करें कि जीडीपी में यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने बताया डेटा में कि अभी 15% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ये लोग भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जैसे चाइना का 3 टाइम्स हो गया, इंडिया का भी जो 15% कंट्रीब्यूशन है ये भी इंक्रीज करेगा। इन्होंने ये बताया नहीं कि इनका भी 3 टाइम हमारा, मतलब हमारे इंडिया का भी 3 टाइम्स होगा या नहीं होगा, पर यहाँ पे बताया की कोशिश की गई है कि जैसे चाइना का इंक्रीज हुआ है वैसे इंडिया का भी इंक्रीज हो सकता है। अब हम जरा और इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि आखिर इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने बताया इंडिया जो है, इंडिया मार्केट जो कि लार्ज कंज्यूमर बेस है, यहाँ पे इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया का अगर करंटली बात करें कंजम्पशन रेट कितना है, तो यहाँ पे वो कंजम्पशन रेट सबसे ज़्यादा हो चुका है रेट के मामले में, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 to 11% के बीच में है, जो कि आपको यहाँ ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इंडिया का जो कंजम्पशन रेट वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और किसी कंट्री का कंजम्पशन रेट, यानी कि कंट्री जो है वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर कंज्यूम करती है, तो उस कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को भी उतना तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो की जो डिमांड है वो उसको मीट कर पाए।
वरना या तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा या तो कंट्री जो होगी वो फॉरेन के ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ बताया कि आखिर इंडिया में इतना ज़्यादा लार्ज कंज्यूमर बेस हो रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ी से कंजम्पशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का फोकस भी मैन्युफैक्चरिंग पे इसलिए इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा जो सेक्टर होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इंडिया के अंदर ये क्षमता है बनने की। तो उन्होंने बताया कि यस, इंडिया के जो लेबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाइना की तरह चीप हमें मिल रहे हैं, या फिर बोले तो चाइना से भी बहुत ज़्यादा चीप हमें लेबर इंडिया के अंदर हम मतलब मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्किल की कमी है। यहाँ पे जो लेबर्स हैं वो चाइना के जैसे लेबर स्किल नहीं है। यहाँ थोड़ी अगर स्किलिंग पे फोकस कर दिया जाए तो यहाँ पर जो इंडिया के जो लेबर्स हैं वो चाइना के लेबर्स को आराम से बीट कर लेंगे। और यहाँ बीट करने का मतलब ये है कि इंडिया का फिर मैन्युफैक्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा फोकस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को हमारे इंडिया में। इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चला रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, जो कि जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है बहुत सारी इंसेंटिव्स वगैरह, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, PLI जैसे स्कीम्स बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं, जिससे जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर पाए न्यू कंपनीज को, मतलब इंकरेज करे कि वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करे, जितना ज़्यादा हो सके इंडिया के अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी क्रिएट की गई हैं कि जो बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो कोशिश करे कि वो इंडिया में एक्सपोर्ट ना करे, वो इंडिया में आके ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करे। जैसा भी हमने फिलहाल में देखा कि हमारा जो पहले आईफोन का जो प्रोडक्ट था वो पहले ज़्यादातर एक्सपोर्ट से आया करता था, लेकिन अब इंडिया के अंदर ही हमारे जो आईफोन है उसने यहाँ पे सेटअप कर लिया इंडिया के अंदर ही अपना सबसे बड़ा प्रोडक्शन का एक फैक्ट्री, जो कि हमारे अभी तमिलनाडु में मौजूद है। और यहाँ प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने डेटा में शो करा है कि जो यहाँ पे तमिलनाडु में जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वो अगर आईफोन का जो भी एक्सपोर्ट देखा जाए उसका 12% जो कंट्रीब्यूट करता है वो इंडिया का प्रोडक्शन ही कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जो है इंडिया में सेटअप कर रही है। ऐसे ही हमारा सैमसंग भी हमारे नोएडा के एरिया के आसपास उन्होंने सेटअप कर रखा है अपना हब मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर वहाँ पर काम चल रहा है। सो अल्टीमेटली लोग क्या कंक्लूड करना चाहते हैं कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के लिए वो जो चाह रहा है वो बन सकता है, क्योंकि इंडिया के पास कैपेबिलिटीज़ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है और फेवरेबल एनवायरनमेंट भी है। मतलब कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंडिया का जो कंज्यूमर डिमांड है वो उसको सपोर्ट कर रही है, जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो चाइना +1 की तरफ फोकस करती है, इसलिए उनको ऐसे कंट्रीज़ भी चाहिए जो स्टेबल सप्लाई चेन मेंटेन करके रखे। इसके लिए भी वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और जो इंडिया है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव यहाँ पे कंट्री है। और भी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शोकेस करे हैं, जैसे उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी 22 और फाइनेंशियल ईयर 2028 यानी कि 28, इन 6-7 सालों में इंडिया का जो केमिकल एक्सपोर्ट है वो 19 से 23% की CAGR से ग्रोथ कर सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, 19 से 23% का CAGR बहुत ही ज़्यादा होता है। 19 से 23% का अगर हम मान लीजिए मैं 20 पकड़ता हूँ तो इसका मतलब हुआ हर 3.5 साल में जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका डबल हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा तेज ग्रोथ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ कि सच में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 20% CAGR से कुछ ग्रो होता है, इसका मतलब हर 3.5 साल में लगभग डबल होता जा रहा है। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट करा जा रहा है केमिकल सेक्टर के अंदर। फार्मा के अंदर भी 16 से 18% का इन्होंने एक्सपेक्ट किया है CAGR, और इंडस्ट्रियल मशीनरीज वगैरह में 18 to 20 ऐसे रिस्पेक्टिव उन्होंने सारे बताया कि टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, इन सब में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया जो कि 35 से 40% के आसपास है। तो ये सारे सेक्टर्स, प्रोडक्ट्स ये हो सकते हैं जो इंडिया जो है इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। प्रोजेक्टेड है यहाँ पे कुछ भी जो भी इंडिया यहाँ पे शोकेस किया गया डेटा के अंदर, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा एग्जैक्टली होने ही वाला है, पर जो भी प्रोजेक्टेड किया गया है अप्रोक्सीमेटली अगर इतना भी होता है, ऐसे थोड़ा बहुत लोअर साइड भी होता है, इसका मतलब तब भी इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी अच्छा हब बन सकता है और जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बूम कर सकता है और इंडिया जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया के लिए बन सकता है। अगेंस्ट तो वो चाइना खड़ा हो सकता है जो चाइना को एक बड़ा टक्कर दे पाए। तो अब तक हमने इस फंड की बड़ी अच्छी बातें कर ली है, पर ज़रा हम इसके एक दूसरे साइड को भी देखते हैं कि आखिर इस फंड में मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या रिस्क हो सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो सबसे बड़ा इनका रीज़न हो सकता है, एक बड़ा रिस्क हो सकता है, वो है स्लो डाउन का। अगर जो हमारा ग्लोबल जो इकोनॉमी है अगर वो स्लो डाउन में चली जाती है तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हब के जो हमें टारगेट कर रहे हैं 30 तक या अगले 6-7 सालों में जो हम डबल हो जाएंगे, ये स्लो हो जाएगा। थोड़ा हो सकता है ये टाइम जो हमारा इंक्रीज हो जाए, फिर जो हम 30 से सोच रहे थे वो 32 तक या 35 तक हो रहा हो। इन्होंने बोला कि स्लो डाउन को जो खतरा है वो थोड़ा बना हो सकता है हमारे ग्लोबल स्लो डाउन के चक्कर में, जो ये ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो सकती है अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो। फिर उन्होंने बताया कि जो कंट्री का जो
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, जो भी गवर्नमेंट आती है वो जो पॉलिसीज़ वगैरह, जो इजी डूइंग ऑफ बिजनेस और उन्होंने जो भी न्यू इंसेंटिव्स वगैरह लेके आए हैं, सब्सिडीज़ वगैरह लेके आए हैं, जो प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू रहते हैं, अगर उसके अंदर बहुत सारी रिबेट मिलती रहती है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट है इंडिया का वो जल्दी अचीव हो सकता है। पर अगर तो जो पॉलिसीज है वो हेडविंड्स बन जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो भी न्यू पॉलिसीज आती है वो सकता है मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा स्लो कर दें, तो यहाँ पे थोड़ा एक रिस्क बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं, ये जो कंट्रीज आपस में लड़ रही है, चाहे रशिया यूक्रेन हो गया, या हमास इसराइल हो गया, या ईरान इसराइल हो गया, या चाइना और हमारा ताइवान हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करके हुई हैं। और इतना ज़्यादा टेंशन अगर हमारे ग्लोब में क्रिएटेड रहेगा तो यहाँ पर जो इंडिया का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों की वजह से अफेक्टेड हो जाएगा और थोड़ा स्लो हो सकता है फिर। तो इनके ये मेजर रिस्क थे जो इस फंड को थोड़ा ग्रो होने से या फिर इस सेक्टर को ग्रो होने से थोड़ा रोक सकते हैं। पर अदरवाइज यहाँ पे जो फंड है, जो इसका फोकस है वो काफ़ी क्लियर है कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर। अब चलिए ज़रा हम HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के फंड मैनेजर की तरफ ज़रा एक बार आंखें मार लेते हैं, आखिर फंड मैनेजर की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उन्होंने बताया कि जो राकेश सेठिया इसके फंड मैनेजर हैं, उनको मोर देन 19 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और उन्होंने बताया कि 17 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका इक्विटी रिसर्च में और 2 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका कॉर्पोरेट रोल्स के अंदर रह चुका है। इनका जो इन्होंने HDFC AMC को 2020 में मई में ज्वाइन करा था। इससे पहले 11 साल तक मॉर्गन स्टैनली ग्रुप में काम करते थे और इनका 2 साल एक्सपीरियंस इनका HSBC सिक्योरिटीज़ में भी रह चुका है। राकेश जी ने अपनी MBA इन फाइनेंस फ्रॉम NMIMS में किया था मुंबई से 2007 में, और ये CFA होल्डर भी हैं और सर्टिफाइड FRM भी हैं। तो इन कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पर अब देखना होगा कि ये फंड को किस तरह से रन करते हैं। चलिए ज़रा अब हम HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के पोर्टफोलियो पर नज़र मारते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि इनका फोकस सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे होने वाला है जिनका मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। उसके बाद उन्होंने नीचे शोकेस कर रखा है कि ये किस तरह के सेक्टर्स के अंदर कितना % इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे कैपिटल गुड्स के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट 17% के आसपास होगा, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल्स के अंदर इनका 17% होगा, और ऑटोमोबाइल्स ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 16%। ऐसे यहाँ पे उन्होंने फर्दर सारे बता रखे हैं कि किस सेक्टर के अंदर इनका कितना % एलोकेशन होने वाला है। और इन्होंने फिर नीचे बता रखा है कि इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनका जो 55% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में जाने वाला है, 22% इनका मिड कैप में जाएगा, और 23% ये लोग स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दिखा है तो एक तरह से इनका जो कॉम्पोजिशन है वो फ्लेक्सी कैप टाइप की तरह होने वाला है। इसलिए आप बोल सकते हैं एक तरह से ये जो फंड है ये फ्लेक्सी कैप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका जो एसेट एलोकेशन है वो 3 ही टाइप के मार्केट कैप के अंदर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो दोस्तों अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको अनबाइजली, यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं किया गया था HDFC के थ्रू, यहाँ पे आपको मैंने अनबाइजली यहाँ पे HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में आपको बताया। अब अल्टीमेटली आपका डिसीजन है कि आप इस फंड को चूज़ करना चाहेंगे, रिजेक्ट करना चाहेंगे। बाकी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर रिव्यू ही दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको मैन्युफैक्चरिंग फंड में लगा देना ही चाहिए बिल्कुल ही। या आपका अल्टीमेटली लास्ट डिसीजन आपका है, आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार सलाह भी ले सकते हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।